नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अब भी पूरी तरह से सतर्क। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। राज्य जांच एजेंसी की दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर लगाम कसने के लिए सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5। देश भर में 42 स्थानों पर एक साथ की छापेमारी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के योगदान की सराहना। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में अब हालात सामान्य हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखाई दिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली है। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। इस सलाह में नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि वो अपने नागरिकों की सहन शक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि एसओपी का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वो अफवाहों में न पड़ें और न ही उन्हें फैलाएं। केवल विश्वसनीय समाचार चैनलों और सरकारी संदेशों पर ही भरोसा करें। इस बीच गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने की सलाह दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि इन संवेदनशील समय में व्हाट्सएप पर बहुत सारी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, इसलिए सतर्क रहें और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एजेंसी की छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपिया जिलों में की जा रही है। इसका उद्देश्य आतंकी नेटवर्क
और उसके समर्थन ढांचे को खत्म करना है। यह अभियान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि मौजूदा हवाई हालात और कड़े सुरक्षा प्रावधानों के चलते सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर इंतजार का समय बढ़ सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपनी संबंधित एयरलाइन के ताजा शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते रहें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचे एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के जरिए फ्लाइट स्टेटस वेरीफाई करें। साथ ही यात्रियों को किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करने का सुझाव दिया गया है। वहीं भारत और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारतीय सैन्य बल या मौजूदा स्थिति से जुड़े संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। ये मैनिपुलेटेड वीडियोस हैं, इसके झांसे में ना आए, इसे शेयर ना करें। पीआईबी ने लिखा कि अगर आपको किसी पोस्ट पर संदेह है तो पीआईबी फैक्ट चेक को रिपोर्ट करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है। देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सेना के जवान एम मुरली नाइक को आंध्र प्रदेश में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एम मुरली नाइक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि सभा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे। इस बीच राइफलमैन सुनील कुमार का पार्थिव शरीर को जम्मू के त्रेवा गांव स्थित उनके घर लाया गया, जिन्होंने आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी। पूरे सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह को उनके घर पहुंचाया गया और शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है, जहां दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुविधा केंद्र का उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली माध्यम से इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। यह कदम देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर लगाम कसने के लिए अपने अभियान ऑपरेशन चक्र 5 के तहत एक व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने देश भर में 42 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये एजेंट्स कथित तौर पर साइबर अपराधियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों के लिए सिम कार्ड जारी कर रहे थे। सीबीआई के बयान के अनुसार इन सिम कार्ड्स का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, व्यक्तित्व की नकल, धोखाधड़ी वाले विज्ञापन, निवेश घोटाले, यूपीआई धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में किया जा रहा था। इस कार्रवाई में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे 8 राज्यों में 38 पीओएस एजेंट्स के परिसरों की तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की, जिसमें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां और अवैध सिम कार्ड वितरण शामिल है। इसके अलावा अपराध से अर्जित संपत्ति भी जब्त की गई। जांच एजेंसी ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन कर
अनाधिकृत रूप से सिम कार्ड बेचने के आरोप में 4 राज्यों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB की ओर से आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स संस्थापकों को एक साथ लाएगा ताकि डीप टेक, सटीक इंजीनियरिंग और परिवर्तनकारी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भारत की तकनीकी यात्रा को गति देने पर विचार विमर्श किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वैज्ञानिक उत्कृष्टता का सम्मान करने, औद्योगिक नवाचारों को प्रदर्शित करने और विज्ञान, समाज और उद्योग के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में विकसित हुआ है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है यंत्र युगांतर फॉर यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, यानी कि यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। यंत्र शब्द भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाया हुआ है। यह न केवल यांत्रिक सरलता का प्रतिनिधित्व करता है, और आपको बता दें कि इस वक्त चूंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज है और इसकी थीम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, आपको बता दें कि यह न केवल यांत्रिक सरलता का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति, प्रणालियों के साथ तालमेल और मापनीय समाधानों का भी प्रतिनिधित्व करता है। युगांतर का अर्थ है युगांतरकारी बदलाव और प्रौद्योगिकी अनुकूलन से वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर संक्रमण में देश की गति का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नीति निर्माता, वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट्स शामिल होंगे। भारत की तकनीकी यात्रा को गति देने पर विचार विमर्श होगा इसमें। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को सलाम करता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम में इसकी सुविधा केंद्र का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। युग पुरुष भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में देश हित के लिए खुद को पल पल तपाने वाले माननीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से हम सभी अनुग्रहित हैं। आपका हृदय से स्वागत है मान्यवर। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें राष्ट्र रक्षा में पल पल खुद को समर्पित करने वाले हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का। सबसे पहले मैं माननीय रक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वो बताना चाहूंगा के बारे में कुछ जानकारी देती है। मुझे याद आता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी के वो शब्द जिनमें इमारत ए मैमारे की बजरंगी आदर्श और उनके अंतर अनुपालक माननीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार छोड़ेंगे नहीं अगर कोई हमें छेड़ेगा। और इन्हीं विचारों के अनुरूप आज नापाक दुश्मन अपनी रहम की भीख हमसे मांग रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन परियोजनाओं का बटन दबाकर सबसे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का लोकार्पण एवं स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालीम का घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। एक ऐसा गौरवशाली पल जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करे। बहुत बहुत आभार
माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदनों समय से नोटिस जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लखनऊ के अपने लाडले माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका उत्तर प्रदेश के यशस्वी एक्टिव एवं इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहाँ मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया, यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशंस, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड।
fear has no place, only strength respects strength। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट्स और पार्ट से बने होते हैं जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती हैं और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीट
एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। साथियों, दुनिया की मिलिट्री मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने यह बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2,718 बिलियन हो गया है। आप सोचिए, आर्म्स एंड इक्विपमेंट का इतना बड़ा मार्केट हमारी राह देख रहा है। इसलिए हमें बेहद मजबूती से भारत को दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव डिफेंस प्रोडक्ट हब के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ना ही होगा। आज का दिन उस विचार की तरफ बढ़ाया गया हमारा एक और ठोस कदम है। इन सारी चीजों ने मिलाकर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसी कारण हम उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कर पाए। हमने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया। हमने डीआरडीओ के टेस्टिंग सेंटर DTTC की भी स्थापना की। और आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन यहां हो रहा है, इस फैसिलिटी की शुरुआत से ही लगभग 500 डायरेक्ट और 1000 इनडायरेक्ट रोजगार सृजित होंगे। यह भी कहीं न कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। यानी हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खेल से लेकर खेत तक, कल्चर से लेकर कनेक्टिविटी तक, पुलिस से लेकर पॉलिसी तक और टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म तक हर क्षेत्र में विकास कर रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देता हूं। हर तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प, हमारा समर्पण और हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है
जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो आयोजित किया गया, ये भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया था और इसके जरिए 22 अप्रैल को पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जो हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए थे, जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिना था, भारत की सेना ने उनका बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की धमक रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय तक पहुंची है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। आपको बता दें कि ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ही के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि अब्दुल कलाम ने कहा था कि दुनिया शक्तिशाली देशों का सम्मान करती है और आज जो भारत है वो एक मजबूत भारत है और इसे मजबूती देने में, जो कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी है, तो इसे मजबूत बनाने में हमारे देश के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और जो तमाम सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है वो विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित होगा, जिसका समुचित विकास हम सभी मिलकर करेंगे। यह संबोधन था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। राजकुमार थापा सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त थे राजकुमार थापा। उनके अंतिम सफर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। राजकुमार थापा को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। नम आंखों से शहीद को विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की।
इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद को हम सब कुचल कर रहेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 नोड स्थापित किए गए हैं और अब हम रक्षा उत्पादन के साथ ही मित्र देशों को इसका निर्यात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद जम्मू कश्मीर, पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। पिछले 4 दिनों से स्थानीय बाजार बंद थे, लेकिन अब बाजार फिर से खुल चुके हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर अब पहले की ही तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। देश में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थगित हुई सीए की परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी गई है। आईसीएआई ने स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान किया। स्थगित की गई सीए परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने शनिवार की रात की घोषणा की। आईसीएआई ने एक अधिसूचना में कहा कि देश में सुरक्षा स्थिति के घटनाक्रम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि सीए फाइनल्स, इंटरमीडिएट और INTT-AT PQC परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं पहले 9 मई से 14 मई तक के लिए निर्धारित की गई थीं। आईसीएआई ने बताया कि परीक्षा केंद्रों और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सीए फाउंडेशन मई 2025 परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 15, 17, 19 और 21 मई को होगी। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पूर्वी भारत के अलग अलग स्थानों में 14 मई तक उष्ण लहर की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में आज गरज के साथ बिजली, वर्षा और तेज हवा की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 12 मई तक और मध्य भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और वर्षा की संभावना है और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और भारी वर्षा की संभावना है। खेलो इंडिया का मंच देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा है। खेलो इंडिया का मंच खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा खेलो इंडिया का मंच खेल के माध्यम से खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। पिता की मृत्यु के बाद रायपुर के एक अनाथालय में रह रही रंजिता की प्रतिभा की पहचान की अनाथालय की ही अधीक्षक मणि शर्मा ने, जिनके प्रयासों के बाद 2023 में रंजिता का चयन भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। भोपाल आने के बाद मानो रंजिता के सपनों को पर मिल गए और महज 1.5 साल में ही वे अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने हौसलों को नई उड़ान दे दी। जब मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी
और फिर क्या और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया, पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊंगी। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली रंजिता का जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ तो पासपोर्ट में मां और पिता का नाम न होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पासपोर्ट में सुधार होने के बाद रंजिता ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी खेल की चमक बिखेरी। जूडो के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यशपाल सोलंकी भी मानते हैं कि खेलो इंडिया स्कीम ने रंजिता जैसी खिलाड़ियों को संबल दिया है। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है, तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है। और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है, वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा जरूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी। तो उसको हमने एनसीवी में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में, और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैंपियन। आज रंजिता को खेलो इंडिया की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तर की ट्रेनिंग रंजिता जैसे खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान भी दे रही है। डीडी न्यूज के लिए पटना से सुशील कुमार की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं तीरंदाजी के अलग अलग वर्ग में महाराष्ट्र के नाम 6 स्वर्ण पदक रहे। वहीं खिलाड़ियों ने अपनी जीत की खुशी जाहिर करते हुए भागलपुर की हॉस्पिटैलिटी और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर भी अपनी खुशी जाहिर की। यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। वहीं तीरंदाजी में भी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 2-2 पदक जीत कर जा रहे हैं खेलो इंडिया में। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस साल मेरी दूसरी खेलो इंडिया है और इस साल दोनों भी गोल्ड, इंडिविजुअल और मिक्स टीम। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारी टीम और महाराष्ट्र के लिए। खेलो इंडिया के बाद अगला गेम क्या होगा और आपकी तैयारी कैसी होगी? अभी तो सबसे पहले हम तैयारी कर रहे हैं 2028 के ओलंपिक के लिए। जो हमारा कंपाउंड राउंड है वो अभी 2028 में ऐड हुआ है और आर्चर में अब तक ओलंपिक को एक भी मेडल नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि ओलंपिक में सिलेक्ट होने के बाद ज़रूर एक मेडल लाए इंडिया के लिए। भागलपुर आके कैसा लग रहा है आपको? भागलपुर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना सोचा था उससे तो बहुत अच्छा है। जितना हम लोगों ने सोचा था फैसिलिटीज़ मिलेगी उससे तो कई गुना अच्छे मिल रहे हैं फैसिलिटीज़, खाना रहना बाकी सब। खेलो इंडिया का जो आर्चरी है यहाँ पर इनको विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है स्पर्धा देखने को मिली और जो सुविधाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के अनुरूप ही हैं। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तीरंदाजी प्रतियोगिता के स्तर काफी ऊंचा हो चुका है। दिल्ली से आई आर्चरी टीम के कोच और खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया के मंच पर आज देश के शीर्ष तीरंदाज स्पर्धा कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में बनाया गया आर्चरी रेंज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ एक खास बातचीत। यूथ गेम्स के आर्चरी के कंपाउंड मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम आज भी मेरे साथ है। आप दोनों ने कंपाउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बिहार के साथ एक कड़ी स्पर्धा देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा मुकाबला? अच्छा रहा मुकाबला, अच्छा रहा खेल के। हमें मिक्स टीम मुकाबला पोडियम पे, बाकी ब्रॉन्ज जीत के खुशी हो रही है। खेलो इंडिया के मंच पर आप पहली बार आई हैं या पहले भी कभी? मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, पर पोडियम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेडल भी आया और इतनी मेहनत करी थी तो आना था। आप एक कोच हैं, पहले भी आप बड़े मंच पर खेल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सुविधाएं कैसी हैं खिलाड़ियों के लिए? जैसे यहाँ पे भागलपुर के अंदर फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और ये बच्चों के लिए बहुत एक मोटिवेट चीज़ है, बिहार के भी और पूरे इंडिया के भी। तो इससे बिहार की आर्चरी बहुत बढ़ेगी और इंडिया की आर्चरी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। जैसे हमें यहाँ की उम्मीद से थोड़ा सा अलग है कि गांव के अंदर थे हम कि मिले फैसिलिटी ना, बट यहाँ पे बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी मिली है। ग्राउंड को लेके कहें तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड तैयार किया है हमारी बिहार गवर्नमेंट ने। और
सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो जाहिर तौर पर खेलो इंडिया का ये मंच खिलाड़ियों को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दे रहा है, बल्कि आने वाले समय में बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। जाहिर तौर पर ये मंच न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक दिलाने में भी कारगर साबित होगा। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता में युवाओं के बेहतरीन प्रदर्शन ने भविष्य में इस खेल में भारत की उम्मीदों को जगा दिया है। खेलो इंडिया देश के युवा खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जो पहले इन्हें नहीं मिला पाता था। यूथ गेम्स के 200 मीटर बटरफ्लाई में नया चैंपियन मिल चुका है। इस समय हमारे साथ विजेता खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ से बात करने में। आप कैसा प्रतियोगिता था? आप तीनों हमारे साथ हैं, क्या टक्कर थी? हमने देखा था जिस तरह से बहुत ही माइनर टाइमिंग के साथ आप लोगों में डिफरेंस रहा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड 200 बटरफ्लाई इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट इवेंट और बहुत फ्रैक्शंस में हुआ। इट वाज टू टफ टू विन और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रैक्शंस में जीतने के बाद भी। आपने रोशनी, आपने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता आपने। व्हाट वुड यू लाइक टू से? I'm very happy for this gold medal and I worked more for this. आप बताइए कितनी तैयारी की थी आपने? आपने दो पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल आपके पास। कितनी तैयारी थी और कैसा कंपटीशन था? कंपटीशन अच्छा था। मेरा 200 बटरफ्लाई इवेंट था और 400 इंडिविजुअल मेडले था। दोनों में सेकंड आई। बहुत माइनर गैप से आया, सो मज़ा आया इवेंट करने में और नेक्स्ट इवेंट के लिए रेडी है। आपका कौन सा खेलो इंडिया है ये मैं 4th खेलो इंडिया। 4th खेलो इंडिया है। आप जब से खेलो इंडिया में खेल रही हैं तब से लेके अब तक कितना बदलाव देख रही हैं? बदलाव तो अच्छा है। यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है और मतलब लाइक हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं फैसिलिटीज़ और इवेंट्स में, और स्विमर्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव अच्छा कर रहे हैं, सो कंपटीशन भी अच्छा हो रहा है। आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से अलग अलग हेल्प मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है क्या? ग्राउंड पे भी इक्विपमेंट्स जो भी मिलते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? स्कॉलरशिप बहुत हेल्पफुल है हम लोग को। इक्विपमेंट्स और सारे इवेंट्स के लिए हम लोग को बहुत हेल्प होता है। हम हर इवेंट के लिए लाइक कभी कभी लाइक मेडल्स पे भी पैसे मिलते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्विमिंग में खिलाड़ियों का उत्साह जमकर नजर आया और खिलाड़ी ये भी मानते हैं कि सरकार से मिले स्कॉलरशिप और जो जमीनी स्तर पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं इनमें भी बहुत बदलाव आया है, जिसका जो है फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो उस पर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर ओमान में आज शुरू हो रहा है। ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। रियाद में उनकी खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मिलने की संभावना है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।